नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं प्रोफेसर शर्मा और आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ कंपनी के वैल्यूएशन पर बल्कि इन्वेस्टर के ट्रस्ट पर भी गहरा असर डालता है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोच के देखिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? प्रिडिक्टेबल इनकम है ना? एक ऐसी रेगुलर इनकम जो आपको सिक्योरिटी दे, मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव से बचाकर एक कंसिस्टेंट रिटर्न का जो वादा होता है ना, वही एक इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इन 5 कदमों में इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लेंगे। हम शुरू करेंगे इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से, फिर देखेंगे कि कंपनी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करती हैं। उसके बाद इसके फायदे और नुकसान पर डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में आपके एग्जाम्स के लिए एक सॉलिड गेम प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ही समझते हैं कि आखिर ऐसी पॉलिसी की जरूरत ही क्यों पड़ती है। Why do investors value stability so much? तो ये स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक कंपनी का अपने शेयर होल्डर से वादा है। वादा ये कि चाहे हमारा प्रॉफिट ऊपर नीचे हो, हम आपको एक स्टेडी, एक प्रिडिक्टेबल डिविडेंड देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एक तरह का फाइनेंशियल डिसिप्लिन है जो कंपनी अपने लिए सेट करती है ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता जा सके। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए गॉर्डन्स बर्ड इन द हैंड थियरी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। ये कहावत फाइनेंशियल टर्म्स में क्या कहती है? ये कहती है कि अ बर्ड इन द हैंड, यानी आज आपके हाथ में मिला हुआ कंफर्म डिविडेंड इज वर्थ मोर देन 2 इन द बुश, यानी फ्यूचर में मिलने वाले अनसर्टेन कैपिटल गेन्स। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए कम रिस्की है और इसलिए उनकी नजर में ज्यादा वैल्यूएबल है। तो अब अहम सवाल ये उठता है कि कंपनीज इस स्टेबिलिटी के वादे को आखिर निभाती कैसे हैं? इसके लिए 3 पॉपुलर तरीके हैं और चलिए एक एक करके उन्हें आराम से समझते हैं। पहला और सबसे कॉमन मेथड है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर यानी डीपीएस। यहाँ कंपनी हर एक शेयर पर एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 10 रुपीज पर शेयर, हर साल पे करने का टारगेट रखती है। चाहे कंपनी का प्रॉफिट उस साल बहुत ज्यादा हो या थोड़ा कम, इन्वेस्टर को यह सर्टेनिटी रहती है कि उसे 10 रुपीज पर शेयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ग्राफ इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखिए, ये जो ऑरेंज बार्स हैं, ये हैं कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। आप देख सकते हैं कि ये कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, कभी 18 रुपए तो कभी 25 रुपए, फिर वापस 15 रुपए पर। लेकिन नीचे जो ब्लू लाइन है वो है डिविडेंड पर शेयर यानी डीपीएस, और वो बिल्कुल कांस्टेंट है, 10 रुपए पर। यही है वो प्रिडिक्टेबिलिटी जिसे इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड है कांस्टेंट पे आउट रेशियो। इसमें कंपनी अपने नेट अर्निंग्स का एक फिक्स्ड परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 40%, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेबिलिटी अमाउंट में नहीं बल्कि रेशियो में है। इस चार्ट को देखिए। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी ने 100 करोड़ कमाए तो उस अर्निंग पाई का ये 40% हिस्सा यानी 40 करोड़ रुपए डिविडेंड में जाएगा, और अगर 200 करोड़ कमाए तो 80 करोड़ जाएंगे। मतलब रेशियो स्टेबल है, लेकिन एक्चुअल डिविडेंड अमाउंट अर्निंग्स के साथ ऊपर नीचे होगा। इसलिए यह मेथड पहले वाले से थोड़ा कम प्रिडिक्टेबल माना जाता है। और अब आते हैं तीसरे मेथड पर, जो एक हाइब्रिड, एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसमें कंपनी एक छोटा बेस डिविडेंड फिक्स कर देती है और अच्छे सालों में जब कंपनी के पास एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स आते हैं तब वो एक एक्स्ट्रा डिविडेंड देती है। तो इसमें कंपनी सेफ्टी भी मेंटेन करती है और शेयर होल्डर्स को अच्छे प्रॉफिट्स का हिस्सा भी दे पाती है, बिना फ्यूचर के लिए ओवर कमिट किए। सबसे जरूरी है स्टेप 3, कम्युनिकेशन। जब कंपनी इसे एक्स्ट्रा डिविडेंड कहती है तो मार्केट को साफ सिग्नल मिल जाता है कि यह बोनस टेम्पररी है। इसलिए जब अगले साल ये एक्स्ट्रा नहीं मिलता तो स्टॉक प्राइस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। स्मार्ट है ना? अब मैं आपके इस टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तीनों मेथड्स को साइड बाय साइड कंपेयर करता है। अगर हम पहली रो इन्वेस्टर सर्टेनिटी को देखें तो कांस्टेंट डीपीएस सबसे आगे है, इसीलिए ये रिटायरीज और पेंशन फंड्स के लिए बेस्ट है। अब आखिरी रो देखिए, बेस्ट फॉर। यहां साफ लिखा है कि स्टेबल लो प्लस एक्स्ट्रा पॉलिसी साइक्लिकल इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटो या स्टील सेक्टर के लिए बेस्ट है। एग्जाम के लिए ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, हर पॉलिसी के फायदे और नुकसान होते हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल हो सकती है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट भी है। चलिए इस सिक्के के दोनों पहलुओं को ठीक से देखते हैं। इस पॉलिसी को ना एक तराजू की तरह देखिए। एक पलड़े में, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, इसके फायदे हैं। ये मार्केट में कंपनी की इमेज बनाती है, इन्वेस्टर का रिस्क कम करती है और एक लॉयल इन्वेस्टर बेस क्रिएट करती है।
लेकिन दूसरे पालदे में राइट साइड में इसके नुकसान हैं। ये कंपनी के फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर सकती है और बुरे वक्त में एक लिक्विडिटी ट्रैप बना सकती है। ये एडवांटेजेस कंपनी की शेयर प्राइस और रेपुटेशन के लिए बहुत पावरफुल हो सकते हैं। जब एक कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है तो मार्केट उसे मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का एक सिग्नल मानता है। इससे क्लाइंटेल इफेक्ट क्रिएट होता है, जहां इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स जैसे रिटायरीज कंपनी के लॉयल शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। और हाँ, कई बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स सिर्फ ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका एक सॉलिड अनब्रोकन डिविडेंड रिकॉर्ड हो। लेकिन इसके खतरे भी बिल्कुल रियल हैं। सोचिएगा, अगर रिसेशन में कंपनी को लॉस हो रहा हो, तब भी डिविडेंड देने का प्रेशर उसके कैश रिजर्व्स खत्म कर सकता है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। और सबसे बड़ा डर है डिविडेंड कट का। अगर एक ब्लू चिप कंपनी जैसे TCS या इन्फोसिस अपना डिविडेंड कट करती है तो मार्केट उसे बहुत बहुत बुरी तरह पनिश करता है, क्योंकि ये एक सिग्नल माना जाता है कि कंपनी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मार्केट का रिएक्शन इतना ब्रूटल हो सकता है, स्टॉक प्राइस 30 से 40% तक गिर सकता है सिर्फ इस एक खबर से। क्यों? क्योंकि इससे इन्वेस्टर का विश्वास टूट जाता है। उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट ने उनसे कुछ छुपाया था और अब सच सामने आ रहा है। तो चलिए इस सारी डिस्कशन को एग्जाम के लिए समराइज करते हैं। आपको अपने आंसर में आखिर लिखना क्या है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। लेट्स गेट टू द कोर ऑफ इट। तो देखिए, आपके एग्जाम आंसर का कोर आइडिया इस स्लाइड पर है। ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है कंपनी की इंटरनल फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कैश को अपने पास ग्रोथ के लिए, ऑपरेशंस के लिए रखना, और वर्सेस दूसरी तरफ है एक्सटर्नल मार्केट वैल्यूएशन, यानी इन्वेस्टर्स को खुश रखकर शेयर प्राइस को स्टेबल रखना। और कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि ज्यादातर बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज एक्सटर्नल वैल्यूएशन को चुनती हैं। उनके लिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मेंटेन करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए। और अगर आप एक फास्ट ग्रोइंग टेक स्टार्टअप के CFO होते तो कौन सी पॉलिसी चुनते? और वहीं अगर आप एक मैच्योर यूटिलिटी कंपनी जैसे कि NTPC के CFO होते, तब आपका फैसला क्या होता और क्यों? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताइए। ये आपको कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।